हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 12th NCERT ज्योग्राफी की किताब मानव भूगोल के मूल सिद्धांत चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय दूसरा है। यहां पर हम लोग विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आज के अध्याय में हम लोग विश्व जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी देश की पहचान उसके लोगों से होती है और किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक धन होते हैं। यही लोग वास्तविक संसाधन भी होते हैं जो कि देश के अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं और उस देश के लिए नीतियों का निर्धारण करते हैं। तो इसलिए हमें किसी देश के संदर्भ में उसकी जनसंख्या का ज्ञान होना परम आवश्यक है। हमें ये पता होना चाहिए कि देश के अंदर कितनी स्त्रियां हैं, कितने पुरुष हैं, उनमें से बच्चे कितने हैं, युवा कितने हैं, वयस्क कितने हैं, वृद्धजन कितने हैं, उन लोगों की योग्यताएं क्या हैं, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कि बीमार हैं या फिर किसी बीमारी के शिकार हैं। हमें यह भी पता होना चाहिए हमारे यहाँ जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है। जब हमारे पास ये सब डेटा होगा तो हम जो जनसंख्या की जरूरतें हैं उसके अकॉर्डिंग उन पर वर्क कर पाएंगे। यानी किसी देश के संदर्भ में जनसंख्या का ज्ञान होना वहाँ की नीतियों का निर्धारण करने में सहायता प्रदान करता है। जैसे मान लेते हैं किसी देश में जो मृत्यु दर है बहुत ज़्यादा है, तो मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होने का रीजन क्या है कि वहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं या बुनियादी सुविधाएं हैं वो अच्छी नहीं है। तो सरकार क्या करेगी, स्वास्थ्य या बुनियादी सुविधाओं पर ज़्यादा फोकस करेगी। तो जनसंख्या के बारे में हमारे पास अगर आंकड़े वास्तविक होंगे तो हम अपने देश के नागरिकों के लिए बेहतर नीतियाँ बना पाएंगे, उनकी समस्याओं को समझ के उनकी जो भी जरूरत है उनको पूरा कर पाएंगे। यहाँ पर विश्व जनसंख्या की बात हो रही है तो यहाँ पे बताया गया है कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो विश्व की जनसंख्या थी ये 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई, यानी करीब 6 अरब से अधिक ये दर्ज की गई। विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है, यानी अगर विश्व में जनसंख्या का वितरण देखें तो जनसंख्या का वितरण समान रूप से नहीं है बल्कि ये असमान रूप से वितरित है। यहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे 7 महाद्वीप हैं और 7 महाद्वीपों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है एशिया में है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या एशिया में पाई जाती है। तो एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज बी क्रेसी ने टिप्पणी की है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। देखिए टिप्पणी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप मेंस की जब आंसर राइटिंग करें तो ये टिप्पणी अगर आप इंक्लूड कर देंगे तो इसका एक अलग प्रभाव पड़ेगा। विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप। देखिए जनसंख्या वितरण शब्द का जो अर्थ है इसका मतलब यह है कि जो भूपृष्ठ है इस पर लोग किस प्रकार से वितरित हैं, इस बात से इसका अर्थ लगाया जाता है। मोटे तौर पर देखा जाए तो विश्व की जनसंख्या का 90% हिस्सा जो है इसके 10% भूभाग पर निवास करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि आपकी जो विश्व की जो संपूर्ण जनसंख्या है उसका 90% भाग जो है आपके पृथ्वी के संपूर्ण धरातल के मात्र 10% हिस्से पर निवास करता है। विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। यानी कि जो विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देश हैं उन आबाद देशों में विश्व की जो है लगभग 60% से ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। और इनमें से इन 10 देशों में से भी 6 देश तो एशिया में अवस्थित हैं। यहाँ पर उनका क्रम दिया गया है। देखिए जैसा कि मैं आपको स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर अभी भी पुराने आंकड़े दिए गए हैं क्योंकि हमारे यहाँ अभी हमारे देश में 2011 के बाद कोई नवीन जनगणना नहीं हो पाई है। तो अभी भी हमारे यहाँ 2011 के आंकड़े चल रहे हैं। तो 2011 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो दूसरे नंबर पर आता है, पहले नंबर पर चाइना है, भारत है, तीसरे नंबर पर USA है, चौथे पर इंडोनेशिया, 5वें पर ब्राज़ील है, 6वें पर पाकिस्तान है, 7वें पर नाइजीरिया है, 8वें पर बांग्लादेश है और 9वें पर रूस है और 10वें पर मैक्सिको है। इनमें से 6 देश तो केवल एशिया में है। देखिए चीन ये भी एशिया में, भारत एशिया में है, इंडोनेशिया एशिया में है, पाकिस्तान भी एशिया में है, बांग्लादेश एशिया में है, रूस भी एशिया में है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 6 देश तो इसमें एशिया महाद्वीप में ही पड़ते हैं। जनसंख्या का घनत्व यानी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। देखिए जिस भूमि पर लोग निवास कर रहे हैं उस भूमि के पास लोगों को पोषण करने की एक सीमित क्षमता होती है। ऐसा नहीं है कि एक भूखंड पर अगर लोग निवास कर रहे हैं तो भूखंड जो है बहुत ज़्यादा अनाज की पैदावार उगा देगा जिससे कि सभी का पोषण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी भूमि की भी एक क्षमता, लिमिटेड क्षमता है। तो ऐसे में लोगों की संख्या और भूमि का जो आकार है इसके बीच के अनुपात को समझना बहुत जरूरी है और यही अनुपात वास्तव में जनसंख्या का घनत्व कहलाता है। जनसंख्या का जो घनत्व है ये प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के रूप में मापा जाता है इसे। तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या के औसत को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला बताया गया है, जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या अपॉन क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पर आपके जो महाद्वीप हैं, महाद्वीपों के अकॉर्डिंग यहाँ पर जनसंख्या घनत्व बताया गया है। ये जो है आपके 2018 के आंकड़े दिए गए हैं।
तो जैसे एशिया की बात की गई है तो एशिया में 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में 146 व्यक्ति निवास करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में 43 व्यक्ति निवास करते हैं। यूरोप में 33 नाम निवास करते हैं। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों में 32 लोग निवास करते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 20 लोग निवास करते हैं और ओशनिया में 5 लोग निवास करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अगर जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देखें तो एशिया महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ पर कुछ कारक दिए गए हैं जो कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। इनमें से पहला कारक है भौगोलिक कारक यानी जियोग्राफिकल फैक्टर्स। इसका एक उपकारक है जल की उपलब्धता। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्राचीन काल से ही लोग उन स्थानों पर बसना पसंद करते हैं जहाँ पर जल आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो प्राचीन काल में जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई थी वो सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई थी, चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो या फिर मिस्र या मेसोपोटामिया की सभ्यता हो। ये सभी सभ्यताएं जो थी नदियों के किनारे ही विकसित हुई थी। तो लोग उन क्षेत्रों में बसना पसंद करते हैं जहाँ पर जल आसानी से उपलब्ध हो जाए। अगर वर्तमान में भी देखा जाए तो वर्तमान में भी जो नदी घाटियाँ हैं, नदी घाटियाँ विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। दूसरा कारक है भू आकृति। देखिए, लोग जो हैं समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में लोग फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। यहाँ पर परिवहन के साधन आसानी से विकसित किए जा सकते हैं, सड़क निर्माण इत्यादि आसानी से किया जा सकता है और ऐसे क्षेत्र जो हैं उद्योगों के लिए भी अनुकूल होते हैं। तो लोग इन स्थानों पर ज़्यादा बसना पसंद करते हैं। वहीं पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं ये क्या है, यहाँ पर विषम परिस्थितियाँ होती हैं, परिवहन तंत्र का विकास यहाँ पर हो नहीं पाता है। इस वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। भारत की बात करें तो भारत में जो गंगा का मैदान है ये विश्व के सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है, जबकि हिमालय के पर्वतीय भाग में विरल जनसंख्या पाई जाती है, कम जनसंख्या पाई जाती है। तीसरा कारक है जलवायु। जलवायु भी एक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। देखिए, अति उष्ण और ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु जो है ये मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। यहाँ पर लोग कम बसना पसंद करते हैं। वहीं लोग सुविधाजनक जलवायु जहाँ पर होती है वहाँ पर बसना अधिक पसंद करते हैं। तो आप लोग देखेंगे जो भूमध्य सागरीय प्रदेश हैं तो भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु की वजह से इतिहास के आरंभिक कालों से बसे हुए हैं। चौथा कारक है इसमें मृदाएं। देखिए, उपजाऊ मिट्टियां जो हैं खेती और संबंधित क्रियाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि उपजाऊ मिट्टी की मदद से लोग खेतीबाड़ी कर सकते हैं, अपनी आजीविका चला सकते हैं। तो इसीलिए लोग उन स्थानों पर बसना पसंद करते हैं जहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो। तो उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं क्योंकि ये मृदाएं जो हैं गहन कृषि का आधार बन सकती हैं। दूसरा कारक है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में आ जाता है आपका खनिज। देखिए, खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में खनन और औद्योगिक गतिविधियां जो होती हैं वो रोजगार उत्पन्न करती हैं। तो इस वजह से इन क्षेत्रों में कुशल और अर्धकुशल जो कर्मी हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ की जनसंख्या को सघन बना देते हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, अफ्रीका की कटंगा जाम्बिया तामा पेटी इसका एक अच्छा उदाहरण है क्योंकि ये सघन बसी हुई है। दूसरा कारक है नगरीकरण। नगरों में जो है ग्रामीण परिवेश की तुलना में बेहतर सुख सुविधाएं होती हैं। नगरों में रोजगार के बेहतर अवसर होते हैं, शैक्षणिक और चिकित्सा संबंधी सुविधाएं भी होती हैं और परिवहन और संचार के बेहतर साधन होते हैं। तो इस वजह से लोग जो है नगरों की ओर उन्मुख होते हैं। इससे जो है ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास होता है और नगरों का जो आकार है वो बढ़ता चला जाता है। आर्थिक कारकों में ही तीसरा कारक है औद्योगिकरण। देखिए, जब उद्योग धंधों का विकास होता है तो उद्योग धंधों में काम करने के लिए श्रमिकों की और अन्य जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। तो जब बड़ी संख्या में उद्योग धंधे किसी एक स्थान पर संकेंद्रित हो जाते हैं तो ऐसे करके वहाँ पर औद्योगिक पेटी का विकास होता है। तो औद्योगिक पेटियाँ जो होती हैं ये लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती हैं और इस वजह से बड़ी संख्या में लोग इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। इनमें केवल कारखानों के श्रमिक ही नहीं होते हैं बल्कि परिवहन परिचालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक या फिर अन्य प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराने वाले यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो औद्योगिक पेटियाँ जो होती हैं वो भी रोजगार उपलब्ध कराती हैं। जैसे कि जापान का कोबे ओसाका प्रदेश जो है ये अनेक उद्योगों की उपस्थिति की वजह से सघन बसा हुआ है। भारत में अगर बात करें तो भारत में दिल्ली एनसीआर रीजन जो है यहाँ पर भी आप देखेंगे यहाँ पर जो औद्योगिक बेल्ट है, औद्योगिक बेल्ट की वजह से यहाँ की बसावट जो है काफ़ी ज़्यादा सघन है। तीसरा कारक है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी जनसंख्या के वितरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। देखिए, कुछ स्थान जो हैं ये धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व की वजह से अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। जैसे भारत में मथुरा हुआ, हरिद्वार हुआ, वाराणसी हुआ, प्रयागराज हुआ। तो ये कुछ धार्मिक स्थान हैं जिनका धार्मिक के साथ साथ सांस्कृतिक महत्व भी है। तो इस वजह से लोग यहाँ पर रहने के लिए बहुत ज़्यादा लालायित रहते हैं।
इसी प्रकार से लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहां पर अस्थिरता का माहौल होता है, जहां पर सामाजिक और राजनीतिक अशांति फैली होती है। जैसे अभी वर्तमान में बात करें तो मणिपुर में जो संघर्ष चल रहा है, तो मणिपुर में संघर्ष की वजह से जो मणिपुर के लोग हैं वो आसपास के राज्यों में पलायन कर गए हैं। जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या में परिवर्तन। देखिए, समय के किसी निश्चित समयांतराल में एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह परिवर्तन जो है धनात्मक भी हो सकता है, यानी ऐसा भी हो सकता है कि उस क्षेत्र की जो जनसंख्या है उसमें बढ़ोतरी हो जाए। यह परिवर्तन जो है ऋणात्मक भी हो सकता है, यानी हो सकता है उस क्षेत्र की जनसंख्या जो है उसमें कमी भी हो सकती है। इसे जो है निरपेक्ष संख्या या फिर प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। यहाँ पर उदाहरण के लिए बताया गया है कि भारत की सन 2001 में जनसंख्या 102.70 करोड़ थी, जबकि 2011 में हमारी जनसंख्या 121.02 करोड़ थी। इन दोनों का अंतर लगभग 18.15 करोड़ का है, यानी हमारे भारत की जनसंख्या में एक धनात्मक वृद्धि हुई है। हमारे भारत में 2001 से 2011 तक लगभग 18.15 करोड़ लोगों की वृद्धि हुई है। जनसंख्या की वृद्धि दर। देखिए, जनसंख्या की वृद्धि दर जनसंख्या में परिवर्तन है जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अक्सर अभ्यर्थी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है। देखिए, किसी क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि के कई कारण हो सकते हैं। या तो ये कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे जन्म लें, दूसरा कारण हो सकता है कि वहाँ पर लोगों का प्रवास हो जाए, किसी अन्य स्थान से लोग वहाँ पर आकर बस जाएं, तो ऐसे जनसंख्या वृद्धि हो सकती है। यहाँ पर जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि है इसमें केवल जन्म और मृत्यु के अंतर को काउंट किया जाता है। यहाँ पे प्रवास को काउंट नहीं किया जाता है, केवल जन्म और मृत्यु के अंतर को यहाँ पर काउंट किया जाता है। तो किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जो जनसंख्या है इसे जो है उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। तो प्राकृतिक वृद्धि बराबर जन्म माइनस मृत्यु। यहाँ पर है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। देखिए, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि बराबर जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने जन्म हुए हैं उनमें से वहां पर जितनी मृत्यु हुई है उनको घटा दिया जाएगा। आप्रवास का मतलब क्या है कि वहां पर जितने लोग आकर बसे हैं, आप्रवासी हैं, उनकी संख्या इसमें जोड़ दी जाएगी और वहां से जितने लोग अन्य स्थानों पर चले गए हैं जो कि उत्प्रवासी हैं उनकी संख्या इसमें से घटा दी जाएगी। तो ऐसे करके हमें वास्तविक वृद्धि प्राप्त हो जाएगी। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। देखिए, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि तब होती है जब दो समय अंतरालों के बीच किसी क्षेत्र की जनसंख्या में बढ़ोतरी हो जाए। यानी कहने का मतलब यह है कि दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर जो है मृत्यु दर से अधिक हो जाए, या जब अन्य देशों से लोग स्थायी रूप से आकर उस देश में प्रवास कर जाएं, तो ऐसे में वहां की जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है, जिसे जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि, ऋणात्मक का मतलब यह किन्हीं दो समय अंतरालों के बीच किसी क्षेत्र की जनसंख्या का कम होना। तो यहाँ पर यह तब होती है जब जन्म दर जो है मृत्यु दर से कम हो जाए, या फिर वहां के जो लोग हैं उस देश को छोड़कर किसी अन्य देश में प्रवास कर जाएं, तो ऐसे में वहां पर जनसंख्या की कमी हो जाएगी। तो इसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या परिवर्तन के घटक। जनसंख्या परिवर्तन के तीन प्रमुख घटक हैं। इसमें जन्म, मृत्यु और प्रवास शामिल हैं। जन्म को जो है अशोधित जन्म दर के रूप में काउंट करते हैं। तो अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका फॉर्मूला यहां पर दिया गया है। अशोधित जन्म दर बराबर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म अपॉन किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या गुणा 1000। तो ऐसे करके हमें अशोधित जन्म दर पता चल जाती है। देखिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, तो आपको पता होना चाहिए अशोधित जन्म दर का फॉर्मूला क्या है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जनसंख्या का वृद्धि जो है केवल बढ़ती जन्म दर से ही नहीं होती है। यानी किसी क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि जो है केवल जन्म दर के बढ़ने से नहीं होती है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर वहां पर मृत्यु दर घट जाए तो भी वहां की जनसंख्या में वृद्धि हो सकती है। अशोधित मृत्यु दर, क्रूड डेथ रेट। तो देखिए, अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। तो यहां पर अशोधित मृत्यु दर का फॉर्मूला दिया गया है कि किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या अपॉन उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या गुणा 1000। तो ऐसे करके हमें अशोधित मृत्यु दर के बारे में पता चल जाता है। अब बात करते हैं यहां पर प्रवास यानी माइग्रेशन की। देखिए, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं उद्गम स्थान या फिर प्लेस ऑफ ऑरिजिन कहलाता है, और जिस स्थान में लोग आगमन करते हैं वह गंतव्य स्थान या प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन कहलाता है। देखिए, उद्गम स्थान जहां से लोग मूल स्थान को छोड़कर जाते हैं
वहां पर जनसंख्या की कमी हो जाती है। तो उद्गम स्थान जो है जनसंख्या की कमी को दर्शाता है, जबकि वह स्थान जहां पर लोगों का आगमन होता है, जिसे गंतव्य स्थान कहते हैं, वहां पर जनसंख्या की बढ़ोतरी हो जाती है। प्रवास की बात करें तो देखिए, प्रवास जो है स्थायी, अस्थायी या फिर मौसमी भी हो सकता है। प्रवास जो है गांव से गांव में, गांव से नगर में, नगर से नगर में, या फिर नगर से गांव की ओर हो सकता है। गांव से गांव की ओर होने वाले प्रवास का अच्छा उदाहरण भारतीय समाज में ब्याही जाने वाली लड़कियां हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी भारतीय परंपरा में जो लड़कियां होती हैं उन्हें ससुराल में जाना होता है, अपने पति के घर जाना होता है। तो ग्रामीण परिवेश में जो लड़कियां ब्याही जाती हैं तो अपने आसपास के गांव में या बगल में जो भी शहर वगैरह वहां पर ब्याही जाती हैं। तो इस तरह का जो प्रवास है वो गांव से गांव की ओर होने वाला प्रवास है। गांव से नगर के ओर जो प्रवास होता है वो रोजगार के लिए या फिर बेहतर संसाधनों के लिए प्रवास होता है, बेहतर अवसरों के लिए प्रवास होता है। तो गांव से नगर की ओर होने वाला प्रवास इस तरह का प्रवास है। नगर से नगर का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति दिल्ली में काम कर रहा है और दिल्ली में उसकी जो कंपनी है उसने उसको ट्रांसफर कर दिया मुंबई, तो ऐसे में उसे मुंबई जाकर जॉब करनी होगी। तो इस तरह का जो प्रवास है वो नगर से नगर की ओर होने वाला प्रवास है। नगर से गांव की ओर कई बार आपने देखा होगा जो शहरी लोग हैं, तो शहरी लोग जो हैं सरकारी जॉब में होते हैं, किसी अन्य कंपनी में कार्यरत हैं और वो कंपनी उन्हें रिमोट एरिया में ट्रांसफर कर दे, तो ऐसे में उन्हें रूरल परिवेश में जाकर रहना होगा, ग्रामीण परिवेश में जाकर रहना होगा। इस तरह का जो प्रवास होगा वो नगर से गांव की ओर होने वाला प्रवास होगा। यहाँ पर प्रवास के बारे में एक चीज बताई गई है कि प्रवास को मनुष्य और संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में एक स्वतः स्फूर्त प्रयास के रूप में निरूपित किया जा सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय परिवेश में अगर हम देखें तो भारत के ग्रामीण परिवेश में संसाधनों की कमी है। तो लोग क्या करते हैं, लोग शहरों की ओर उन्मुख होते हैं, अपने रोजगार के लिए, अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए शहरों की ओर उन्मुख होते हैं। तो इस तरह से लोग क्या करते हैं, संसाधनों के बीच एक संतुलन साधने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर क्या एक स्वतः स्फूर्त प्रयास है। इसके लिए कोई सरकार उन्हें फोर्स नहीं करती कि अपना गांव छोड़कर जाओ, अपने घर छोड़ के जाओ। अपने आप से उनके अंदर एक लालसा आती है कि हमें अपनी परिस्थिति बदलनी है, हमें अपने आप को बेहतर संसाधनों, बेहतर स्थिति में पहुंचाना है। तो लोग स्वतः स्फूर्त प्रयास करते हैं। तो प्रवास को यहाँ पर एक स्वतः स्फूर्त प्रयास के रूप में निरूपित किया जाता है। इसका सेंस यहाँ पर यह है। देखिए, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं तो उस स्थान के संदर्भ में उन्हें आप्रवासी कहा जाता है। ये प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं आप्रवासी कहलाते हैं। प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उन्हें उत्प्रवासी या एमिग्रेंट कहा जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन जीने के लिए प्रवास करते हैं। यहां पर प्रवास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं इनको दो समूहों में डिवाइड किया गया है। एक तो है प्रतिकर्ष कारक यानी पुश फैक्टर, और दूसरे हैं पुल फैक्टर। प्रतिकर्ष कारकों में वो कारक आ जाते हैं जिनकी वजह से कोई व्यक्ति अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है, जैसे बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारियां, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन। ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से लोग उद्गम स्थान के प्रति कम आकर्षित होते हैं और अपना उद्गम स्थान छोड़ना चाहते हैं। और ये कारक जो हैं ये उत्प्रवास को मजबूर करते हैं, यानी लोगों को अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए ये कारक मजबूर करते हैं। दूसरे हैं अपकर्ष कारक यानी कि पुल फैक्टर्स। देखिए, काम के बेहतर अवसर और रहन सहन की जो अच्छी दशाएं हैं, शांति और स्थायित्व, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा और अनुकूल जलवायु जैसे कुछ कारण जो हैं ये गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं। तो ऐसे में लोग इन गंतव्य स्थानों पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में हमारी पृथ्वी पर जनसंख्या जो है ये लगभग 700 करोड़ से भी अधिक है, यानी हमारी पृथ्वी पर लगभग 7 अरब से अधिक लोग निवास कर रहे हैं। आरंभिक कालों को उठाकर देखें, आरंभिक काल का सेंस ये है कि जिस समय कृषि का विकास और विस्तार हो रहा था उससे पहले के समय को उठाकर देखें, आज से करीब 12,000 साल पहले या हजारों या लाखों साल पहले का समय उठाकर देखें तो उस समय जो विश्व की जनसंख्या थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। लेकिन विगत कुछ 100 सालों के दौरान ही जो जनसंख्या है वो आश्चर्यजनक दर से तेजी से बढ़ रही है। यहाँ पे बताया गया है कि लगभग 8,000 से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व जिस समय कृषि का उद्भव आरंभ हुआ है तो उस समय के पश्चात जो जनसंख्या का आकार था वो बहुत छोटा था, यानी उस समय जनसंख्या मोटे तौर पर लगभग 80 लाख के समथिंग रही होगी। यहाँ पर वो चार्ट समझाया गया कैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर वर्तमान से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व का यहाँ बताया गया है, यानी कि यहाँ पर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व जिस समय कृषि का विकास और विस्तार प्रारंभ हुआ था उस समय जनसंख्या कितनी थी वो बताया गया आंकड़ा। ईसा के जन्म के समय यहाँ जनसंख्या का आंकड़ा बताया गया है। 1600 ईस्वी में जनसंख्या बताई गई कि 1600 ईस्वी में 0.5 अरब के करीब जनसंख्या थी। 1700 ईस्वी में क्या क्या यहाँ पर हुआ है तो यहाँ पर देखिए कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। जैसे आप देखेंगे 1600 ईस्वी में यहाँ पर आप देखेंगे यूरोपीय खोज, उपनिवेशवाद और बसाव का युग था। तो यहाँ पर यूरोपीय अन्वेषक, खोजकर्ता अन्य क्षेत्रों की खोज में तलाश में निकल पड़े थे, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे 1700, फिर आगे आप 1800 और 1900 के बीच में आते हैं तो यहाँ पे परिवहन का विस्तार हो जाता है।
इसी समय आप लोग देखेंगे कि इसी समय यहाँ औद्योगिक क्रांति का उद्भव भी हो गया था। तो औद्योगिक क्रांति का उद्भव होने की वजह से भी जनसंख्या का विस्तार हुआ है। आगे चलकर 1900 के बाद आप देखेंगे जो चिकित्सा सुविधाएं हैं, जो सफाई वगैरह है, उसमें ध्यान दिया जाने लगा है। तो ऐसे करके मृत्यु दर कम हुई है, तो जनसंख्या बढ़ोतरी हुई है। आगे चल 1900 के बाद आप देखेंगे जो जैव प्रौद्योगिकी उसका विकास हुआ, तो जनसंख्या में और सुधार आया है। फिर आपकी जो सूचना प्रौद्योगिकी की जो क्रांति हुई है, उसने भी जनसंख्या को बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाई है। तो ऐसे करके यहाँ पर आप देखेंगे वर्तमान में जनसंख्या जो आपकी है वो 7 अरब से अधिक पहुंच गई है। यहाँ पे बताया गया है कि ईसा की पहली शताब्दी में जनसंख्या जो थी वो 30 करोड़ से कम थी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ईसा का जो जन्म हुआ है आज से करीब 2000 साल पहले, तो उस समय जनसंख्या लगभग विश्व की जनसंख्या 30 करोड़ से कम थी। 1750 ईस्वी के आसपास जब औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ, उस समय विश्व की जनसंख्या लगभग 55 करोड़ थी। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के पश्चात जो विश्व की जनसंख्या उसमें एक विस्फोट देखा गया, उसमें एक विस्फोटक वृद्धि हुई है। देखिए 1750 की जो औद्योगिक क्रांति हुई है, उसके बाद तेजी से जनसंख्या बढ़ने के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण रहे हैं। सबसे बड़ा कारण क्या रहा है कि पहले के समय में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले के समय में मानवीय और प्राणी ऊर्जा का प्रयोग किया जाता था। मानवीय का मतलब जो पेशी ऊर्जा है, हम लोग जो हाथों पैरों से अपना काम करते हैं, उसको मानवीय या फिर पेशी ऊर्जा बोला जाता है। प्राणी ऊर्जा में आपके जो आसपास जानवर हैं, जैसे गाय, बैल, भैंस, ऊंट वगैरह है, घोड़ा वगैरह, इनसे जो आप लोग काम लेते हैं वो प्राणी ऊर्जा में आ जाता है। तो औद्योगिक क्रांति के बाद क्या हुआ है, भाप के इंजन का आविष्कार हुआ है। भाप के इंजन का आविष्कार होने से भाप के इंजन ने मानवीय और प्राणी ऊर्जा को रिप्लेस कर दिया है, और ऐसे करके यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा जो है उपलब्ध हो गई है। तो यांत्रिक ऊर्जा उपलब्ध होने से जो कृषिगत उत्पादन है या औद्योगिक उत्पादन है, उसमें वृद्धि हुई है। जैसा कि आप लोग समझते हैं, जब लोगों के पास अच्छा खासा पैसा होता है, अच्छा खासा खाद्यान्न होता है, तो लोग क्या हो जाते हैं, लोग कहते हैं अब हम अपना वंश या परिवार आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई कमी नहीं है, कोई किल्लत नहीं है। तो ऐसी स्थिति वहां पर भी देखी गई। जब लोगों के पास प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न हो गया, उनके पास आर्थिक संसाधन हो गए, तो ऐसे में लोगों ने जो प्रजनन है उस पर बल दिया, पुनरुत्पादन पर बल दिया। तो ऐसे करके जनसंख्या में बढ़ोतरी देखी जाने लगी। इसके अलावा समय के साथ साथ जो मेडिकल साइंस है उसका भी विस्तार हुआ है। मेडिकल साइंस में रिसर्च वगैरह की गई है, तो महामारियों या फिर अन्य संक्रामक रोगों के लिए टीके वगैरह आ गए हैं। चिकित्सा सुविधाओं में सुधार हुआ है। इसके अलावा स्वच्छता पर ध्यान दिया जाने लगा है। तो इन सब की वजह से जो मृत्यु दर थी वो भी घट गई है। तो मृत्यु दर घटने की वजह से भी जनसंख्या में बढ़ोतरी होने लगी है। यहाँ पर विश्व जनसंख्या के दोगुना होने की अवधि के बारे में चर्चा की गई है। देखिए जैसा कि आप इस इमेज को देख पा रहे हैं, इस इमेज में ग्राफ दिया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सन 1830 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 1930 में विश्व की जनसंख्या 2 अरब हो गई थी। तो 1 अरब से 2 अरब जनसंख्या होने में 100 साल लग गए। फिर आप देखेंगे 1960 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब हो गई, तो 2 अरब से 3 अरब जनसंख्या होने में 30 वर्ष लग गए। 1975 में विश्व की जनसंख्या 4 अरब हो गई, 3 अरब से 4 अरब होने में 15 वर्ष लग गए। फिर आप देखेंगे 87 में जो है 5 अरब जनसंख्या हो गई, तो 4 अरब से 5 अरब होने में 12 वर्ष लग गए। 5 से यहाँ पर आप देखेंगे 6 अरब जनसंख्या होगी, तो इसमें भी 12 वर्ष लगे। और फिर 2011 में यहाँ पर फिर से 7 अरब जनसंख्या होगी, तो इसमें भी 12 वर्ष लगे। यानी कहने का मतलब ये है कि मानव जनसंख्या को प्रारंभिक 1 अरब होने में 10 लाख से भी ज़्यादा साल का समय लग गया था, लेकिन इसे 5 अरब से 6 अरब होने में मात्र 12 वर्ष लगे। इसके पीछे का कारण क्या है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में मानव जो है आधुनिक मानव है। मानव के पास सर्वोत्तम किस्म की तकनीक है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, अधिक से अधिक संसाधन है। इन सब की वजह से जो मृत्यु दर है वो बिल्कुल कम हो गई है। और मानव के पास बेहतर संसाधन होने की वजह से यहाँ पर क्या है, जो मृत्यु दर है वो तो कम हो ही गई है, मानव के पास जीवन के जीने के अवसर भी बहुत ज़्यादा हैं। तो यही कारण है कि जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। अगर हम विकसित देशों की बात करें तो विकसित देश जो हैं ये विकासशील देशों की तुलना में अपनी जनसंख्या दोगुना करने में अधिक समय ले रहे हैं। देखिए विकसित देश किसे कहा जाता है? विकसित देश उस देश को कहा जाता है जहां पर लोग अपनी उच्चतम क्षमता का उपयोग करें, यानी यहाँ पर लोगों के पास बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हों, उनके आर्थिक साधन भी अच्छे खासे हों और उनकी जो जीवन प्रत्याशा वो भी अच्छी खासी हो। तो ऐसे जो कंट्री होते हैं उन्हें विकसित देशों की श्रेणी में रखा जाता है। तो विकसित देशों के लोगों के पास क्या है, अच्छी खासी तकनीक है, सोचने विचारने की क्षमता है, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी हैं। तो वो लोग जनसंख्या के उत्पादन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, रचनात्मक कार्यों में ध्यान दे रहे हैं, तकनीकी की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो इस वजह से जो विकसित देशों के लोग हैं वहां पर जनसंख्या बहुत जल्दी से आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, वहां पर जनसंख्या की बढ़ोतरी जो है बहुत धीमी गति से हो रही है। जबकि जनसंख्या की जो अधिकतर वृद्धि है वो विकासशील देशों में हो रही है, जहां पर जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। यानी विकासशील देशों के पास जो लोग हैं उनके पास ना तो शिक्षा है और ना ही ज्ञान है। उन्हें ऐसा लगता है कि ज़्यादा आबादी होगी तो ज़्यादा आबादी होने से क्या होगा, उनके जो बच्चे होंगे ज़्यादा कमा कर लाएंगे। वो ये नहीं सोच पा रहे हैं कि ज़्यादा बच्चे भी होंगे तो उनके ऊपर ही दबाव पड़ेगा, बच्चों की शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर। वो लोग ये नहीं सोच पा रहे, उन्हें लगता है कि ज़्यादा बच्चे हम कर लेंगे तो क्या होगा, ये ज़्यादा बच्चे बड़े होकर हमें ज़्यादा कमाई करके देंगे, उन्हें ऐसा सोचते हैं वो। तो इस वजह से आप लोग देखेंगे जो विकासशील देशों की जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। जनसंख्या परिवर्तन के
स्थानिक प्रारूप। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि विकसित देश जनसंख्या के दोगुना करने में अधिक समय ले रहे हैं, जबकि विकासशील देशों में जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि कम है, और उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति जितना ही ज़्यादा आर्थिक रूप से सक्षम होगा, व्यक्ति जितना ही ज़्यादा पढ़ा लिखा और आर्थिक रूप से सक्षम होगा, वो उतना ही कम बच्चे पैदा करेगा। और जो लोग अशिक्षित हैं, कम पढ़े लिखे हैं, या जिनके पास आर्थिक संसाधन कम है, उनकी थिंकिंग ये होती है कि अगर हम ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो हमें क्या होगा, हमारा वोट बैंक ज़्यादा होगा, सरकार हमें ज़्यादा लाभ प्रदान करेगी, फ्यूचर में ये बच्चे ज़्यादा कमा के लाएंगे। वो इस तरह से सोचता है। वो प्रेजेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं उसे ये नहीं लगता है कि अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो हमारे ऊपर दबाव ज़्यादा पड़ेगा। वो ये नहीं सोचता है। वो केवल ये सोचता है कि हमारे पास अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो वोट बैंक हमारा बढ़ जाएगा, दबदबा बढ़ जाएगा। इस तरह से सोचता है। यही कारण है कि वो अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाता है। जबकि जो व्यक्ति शिक्षित होता है, जिसके पास अधिक आर्थिक संसाधन है, वो केवल और केवल क्या है, अपने सुख सुविधाओं पे फोकस करता है, अपने बच्चों के फ्यूचर पे फोकस करता है कि हमारे बच्चे भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, उन्हें हम क्या बनाएंगे। तो इस वजह से आप लोग देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में एक ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। यद्यपि जनसंख्या परिवर्तन की जो वार्षिक दर है, यहाँ पे पुरानी दर बताई गई है, लगभग 1.4% है, जो कि निम्न प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। कई बार हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या की जो वार्षिक वृद्धि दर है वो तो कम होती जाती है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जनसंख्या बढ़ती जाती है। इसका क्या कारण है? देखिए, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 100 लोग हैं, है ना, और 100 लोगों की जो जनसंख्या है यहाँ पर 1% वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रही है। तो जैसे 100 से एक साल बाद जनसंख्या कितनी हो गई? 101 हो गई। अब 101 की जो वार्षिक वृद्धि दर लगाएंगे हम, तो इस पर लगाएंगे, 1% इस पर लगाएंगे, ना कि 100 पर लगाएंगे। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। यहाँ पर कहने का मतलब ये कि यहाँ पर वार्षिक वृद्धि दर कम होने के बावजूद भी जो एक बढ़ी हुई जनसंख्या है उस पर ये निम्न वार्षिक वृद्धि दर भी लगाई जाएगी, तो वहाँ पर भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर वही चीज़ समझाई गई है कि जब एक निम्न वार्षिक दर अत्यंत बड़ी जनसंख्या पर लागू होती है तो इससे जनसंख्या में विशाल परिवर्तन होगा, जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी। यद्यपि वृद्धि दर निरंतर घटती रहे तो भी कुल जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ती है। जैसे कि भारत के संदर्भ में देखा गया है कि भारत में जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो लगातार कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। क्यों? रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमारे यहाँ पर जो वृद्धि दर है एक बड़ी विशाल जनसंख्या पर लगाई जा रही है। इस वजह से हमारे यहाँ जनसंख्या जो है लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब जैसे नोट के रूप में यहाँ बताया गया है कि भारत की जो वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर है वो सन 2011 में 1.64% थी। देखिए, जैसा कि मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूं कि अभी हमारे पास नवीन जनगणना के आंकड़े नहीं आए हैं, पुरानी ही जनगणना के आंकड़े चल रहे हैं, तो वही सब यहाँ पर अध्याय में रखे गए हैं। जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। किसी भी देश में एक निश्चित स्तर के बाद जनसंख्या वृद्धि जो है ये समस्याओं को उत्पन्न करती है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या देश के संसाधनों पर दबाव डालती है और ऐसे करके देश में संसाधनों की कमी होने लगती है। कभी कभी स्थिति ये होती है कि जनसंख्या की कमी होने लगती है, जनसंख्या का ह्रास होने लगता है। ये भी एक चिंता का विषय है। जनसंख्या का ह्रास इंगित करता है कि वे संसाधन जो पहले जनसंख्या का पोषण करते थे अब उस जनसंख्या के पोषण में सक्षम नहीं रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि महामारियों की वजह से या फिर प्राकृतिक आपदाओं की वजह से जनसंख्या कम हो जाती है। तो एड्स या HIV जैसी घातक महामारियों ने अफ्रीका, स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल के कुछ भागों में और एशिया में मृत्यु दर को बढ़ा दिया है, और यहाँ पर जो औसत जीवन प्रत्याशा है ये भी इन्होंने घटा दी है। इससे यहाँ पर आप देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि यहाँ पर धीमी हो गई है। अब है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। देखिए, यह सिद्धांत काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इस सिद्धांत से UPSC परीक्षा में और स्टेट पीसी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको इस सिद्धांत को अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन और नोटिस्टिन ने किया था। बाद में कोलिन क्लार्क ने इसमें संशोधन प्रस्तुत किया। यह सिद्धांत किसी क्षेत्र की जनसंख्या के बारे में भविष्य का पूर्वानुमान देता है और यह सिद्धांत हमें बताता है कि आरंभ में कोई भी समाज ग्रामीण, अशिक्षित और खेतिहर समाज होता है और ऐसे समाज में जनसंख्या की जो जन्म दर है वो भी उच्च होती है और मृत्यु दर है वो भी उच्च होती है। तो कोई भी समाज जो है ग्रामीण परिवेश से निकलकर फिर नगरीय परिवेश की ओर जाता है। तो जब ग्रामीण परिवेश से नगरीय परिवेश में जाता है तो यहाँ पर जनसंख्या जो है खेतिहर न रहकर औद्योगिक कार्यों में संलग्न होती है और जनसंख्या जो है अब साक्षर हो जाती है। जब जनसंख्या ग्रामीण से निकलकर नगरीय परिवेश में जाती है तो ये औद्योगिक और साक्षर हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो जन्म दर होती है वो भी निम्न हो जाती है और मृत्यु दर जो है वो भी निम्न हो जाती है। ये जो परिवर्तन है ये अवस्थाओं में होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्टार्टिंग में ग्रामीण समाज है तो ग्रामीण, खेतिहर और शिक्षित समाज है। जब इसमें संक्रमण हो रहा है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर नगरीय, औद्योगिक और शिक्षित समाज तैयार हो रहा है। देखिए, ये जो सिद्धांत है ये सिद्धांत 3 अवस्था वाले मॉडल को प्रस्तुत करता है।
इसकी जो पहली अवस्था है, तो पहली अवस्था में आप लोग देखेंगे यहाँ पर उच्च प्रजननशीलता है, यानी यहाँ पर उच्च जन्म दर है और उच्च मृत्युता है, उच्च मृत्यु दर होती है, क्योंकि लोग जो है महामारियों और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली जो मृत्यु है उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, और ज़्यादा पुनरुत्पादन करते हैं और ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। जितने ज़्यादा बच्चे मरते हैं उतने ही लोग बच्चे पैदा करते हैं, ताकि वो कैसे भी करके वो क्षतिपूर्ति कर सकें। देखिए, इस समय पहली अवस्था में जो जीवन प्रत्याशा जो है वो बहुत निम्न होती है और अधिकांश लोग यहाँ पर अशिक्षित होते हैं। इनका जो तकनीकी स्तर है या प्रौद्योगिकी का स्तर है वो भी ज़्यादा निम्न होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा निम्न होता है। आज से करीब 200 साल पहले जितने भी विश्व के देश थे वो सभी इसी अवस्था में थे। अब देखिए, यहाँ पर आप जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को इस ग्राफ में समझाया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पहली अवस्था है, उतार चढ़ाव की अवस्था 1 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर उच्च प्रजननशीलता भी है, उच्च मृत्युता भी है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे देशों के नाम दिए गए हैं जहाँ पर ऐसी स्थिति बनी हुई है, जैसे बांग्लादेश है, या फिर वर्षा वनों में निवास करने वाले जो आदिवासी समाज है वहाँ पर आज भी उच्च प्रजननशीलता है और उच्च मृत्युता है। इसके बाद आती है सेकंड अवस्था, द्वितीय अवस्था। देखिए, द्वितीय अवस्था में क्या होता है कि प्रारंभ में जो प्रजननशीलता होती है, यानी बच्चे पैदा करने की जो प्रजननशीलता है वो काफ़ी ज़्यादा उच्च होती है, लेकिन समय के साथ साथ ये घटती जाती है। देखिए, दूसरी अवस्था में जो स्वास्थ्य संबंधी दशाएं हैं इनमें सुधार आ जाता है, स्वच्छता में सुधार आ जाता है और इन सब की वजह से जो मृत्यु दर है उसमें कमी आती है। और इस अंतर के कारण यहाँ पर जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च होता है। यानी सेकंड अवस्था में आप लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहली अवस्था में जन्म दर उच्च होती है, कुछ समय बाद जन्म दर कम हो जाती है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छता में सुधार की वजह से जो डेथ रेट है वो भी कम हो जाता है। तो इस अवस्था में जनसंख्या में वृद्धि होने लगती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जन्म दर उच्च है, मृत्यु दर में कमी देखी गई है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि होने लगती है। इसकी जो तीसरी अवस्था है यानी अंतिम अवस्था, तो अंतिम अवस्था में क्या होता है, अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता और मृत्युता दोनों ही अधिक घट जाती हैं, क्योंकि जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा शिक्षित और बहुत ज़्यादा आर्थिक कार्यों में संलग्न हो जाती है। तो उसके पास इतना ज़्यादा समय नहीं होता है कि वो प्रजनन की तरफ ध्यान दे। तो इस वजह से यहाँ पर आप देखेंगे प्रजननशीलता घट जाती है और साथ ही साथ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से यहाँ पर डेथ रेट भी कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या फिर इसमें बहुत ही मंद गति होती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेकंड अवस्था वाले जो देश बताएंगे, जैसे पेरू है, श्रीलंका है, केन्या है, भारत है, ये सब द्वितीय अवस्था में है। तृतीय अवस्था वाले देशों में अगर हम देखें तो तृतीय अवस्था वाले जो देश हैं इसमें कनाडा, जापान, यूएसए जैसे देश शामिल हैं। तो यहाँ पर अंतिम अवस्था में आप लोग देखेंगे जनसंख्या जो नगरीय है, शिक्षित हो जाती है और उसके पास तकनीकी ज्ञान भी होता है। अंत में यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण के उपायों के पर बात की गई है। जैसा कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी देश में बढ़ती हुई जनसंख्या जो है उस देश के संसाधनों पर दबाव डालती है, और जब देश में अप्रत्याशित रूप से जनसंख्या की वृद्धि होती है तो संसाधनों की कमी होती है और लोग जो है मूलभूत सुविधाओं से वंचित होने लगते हैं। तो ऐसे में सरकारी स्तर पर और लोगों के स्तर पर प्रयास करने चाहिए। यहाँ पर परिवार नियोजन के बारे में बताया गया है। परिवार नियोजन जनसंख्या वृद्धि को रोकने का एक प्रभावी तरीका है। परिवार नियोजन का मतलब है फैमिली प्लानिंग। आपने सरकार का स्लोगन सुना होगा, सरकार का ध्येय वाक्य सुना होगा, हम दो और हमारे दो। हम दो में पति पत्नी आ जाते हैं और हमारे दो में उनके 2 बच्चे आ जाते हैं। तो लोगों को चाहिए कि यहाँ पर जब पहला बच्चा पैदा हो जाए तो पहला बच्चा पैदा होने के बाद दूसरा बच्चा पैदा करने में 3 से 5 साल या अधिकतम सालों का गैप रखें। इससे फायदा ये होगा कि दोनों बच्चों की जो परवरिश है उसके लिए उन्हें प्रॉपर टाइम मिल जाएगा, प्रॉपर बच्चों को टाइम दे सकेंगे, प्रॉपर उनकी अच्छे से परवरिश कर सकेंगे। साथ ही साथ माता का स्वास्थ्य जो है उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा प्रचार, गर्भनिरोधक की सुगम उपलब्धता, बड़े परिवारों के लिए कर निरुत्साहक उपाय। देखिए, जो बड़े परिवार हैं जिनके ज़्यादा बच्चे हैं तो सरकार को उन पर ज़्यादा कर थोपना चाहिए या फिर जो सरकारी सुविधाएं हैं उनसे उन्हें वंचित करना चाहिए, ताकि लोग कुछ डरें। लोगों के अंदर जब डर उत्पन्न होगा तो लोग कम से कम बच्चे पैदा करेंगे। तो ऐसे करके ये सब उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सहायक हो सकते हैं। यहाँ पर थॉमस माल्थस का सिद्धांत है। तो थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जो कि 1798 में दिया था, इसमें इन्होंने कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। यानी थॉमस माल्थस ने सिद्धांत में ये बात कही थी कि लोगों की जो संख्या है, जितनी खाद्य आपूर्ति की मात्रा नहीं बढ़ेगी उससे ज़्यादा लोगों की संख्या बढ़ेगी। और जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो इसका परिणाम क्या होगा, अकाल होगा, बीमारी फैलेगी और युद्ध वगैरह छिड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति जब आएगी तो इसमें अचानक गिरावट भी आ जाएगी। ये थॉमस माल्थस ये कहते हैं स्टार्टिंग में जो जनसंख्या है, जितना हमारा खाद्यान्न की उत्पादन नहीं हो रहा उससे ज़्यादा जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी। तो जनसंख्या में ज़्यादा बढ़ोतरी होने लगेगी तो क्या होगा, अकाल पड़ेगा, बीमारियां फैलेंगी, युद्ध वगैरह होगा। तो जब ये सब स्थितियां बनेंगी तो जनसंख्या में गिरावट भी आएगी। ये थॉमस माल्थस का सिद्धांत कहता है। इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहां पर समाप्त हो जाता है। आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि जब भी अध्याय समाप्त हो जाया करे तो इस अध्याय से संबंधित जो अभ्यास प्रश्नों वाला वीडियो है वो भी आप अवश्य देखा करें, ताकि आपने जो कुछ भी इस अध्याय में सीखा है उसका आप अभ्यास कर सकें।
मैं आशा करता हूं कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अब आप लोगों को कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू नोट्स को परचेज कर सकते हैं। और आशा करता हूं ये सीरीज समझ में आ रही है आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।